गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। भाई चलो जी, शुरू कर। तो आओ जी, लेट्स सी देन। अच्छा बेटा, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया था डायपोल की वजह से ना। ठीक है ना, जनरल पॉइंट पे निकाल लिया, इक्वेटोरियल लाइन पे निकाल लिया, एक्सियल लाइन पे निकाल लिया। ये सारे काम हमने कर लिए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के ना क्वेश्चंस नहीं किए हमने एक्चुअली। तो क्वेश्चंस करेंगे पहले। तो देखो कुछ इन द फिगर शोन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये डायपोल है, इसकी डायपोल मोमेंट है 10⁻⁻⁹ कूलम मीटर। ये पॉइंट ओ है और ये डिस्टेंस 3 मीटर 2 मीटर है। तो बस ये सॉल्व कर लो आप। एक्चुअली इसको कितना आ जाएगा देखो ये। 2.25 2.25 -10 देखो न्यूटन। पहली बात तो ये एक्सियल लाइन है ना। तो एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होता है, इसमें कोई डिनाइल ही नहीं है। तो ये होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक्सियल लाइन पे शॉर्ट डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है 2kp/r³। 2k की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹, p 10⁻⁹ और r³। ये 2 का क्यूब हो गया एक्चुअली। ये 2 है तो यहाँ पे ये 2 आ गया। देखो यहाँ पे तो ये 9/4 ही आ गया ना एक्चुअली। यहाँ पे देखो, विच इज नथिंग बट 2.25 न्यूटन पर कूलम। है ना, 2.25 न्यूटन पर कूलम। समझ आएगा थोड़ा जी? क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 2 देखो जी। इन द फिगर शोन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ठीक है जी, इन द फिगर शोन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ। ये पॉइंट है और दोनों से डिस्टेंस यही है। जैसे मान लो ये 1 है और ये 2 है। कितना आएगा बताओ जी? अच्छा एक बात बताओ, जो ये 1 वाला डायपोल है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे किस तरफ आएगा? राइट डायपोल साइड, मोमेंट राइट राइट साइड। साइड। और जो 2 वाला डायपोल है ऑपोजिट नीचे नीचे डायरेक्शन। की तरफ। नीचे की तरफ। ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं है। ये आपका E2 आ गया। तो एक चीज बताओ ना, इन दोनों का रिजल्टेंट फिर किधर को आएगा? थोड़ा बीचों बीच। कुछ बीचों बीच ऐसे ही आ जाएगा ना। देखो यहाँ पे इस तरफ, इस तरह से नहीं आ जाएगा। देखो यस सर। यही आएगा ना इनका रिजल्टेंट। यही तो निकालना है। आप कैसे निकालोगे फिर? E1 कितना है यहाँ पे बताओ? 2 kp/a³ 2 kp/a³।
तो 2 kp/a³ एंड E2 कितना है? माइनस के पी बाय माइनस नहीं, माइनस तो kp बाय डायरेक्शन का ए होता है ना, क्यूब। मैग्नीट्यूड में तो kp/a³। तो E कैसे निकालूं मैं? रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। E1² प्लस E2² का रूट है ना, ठीक है ना इतना तो। अब इसमें kp/a³ तो कॉमन आ गया, आ गया। तो उसका 2 का स्क्वायर बचा 4 और उसका 1 बचा, तो आंसर क्या हो गया देखो सिंपली √5 kp/a³। क्लियर है सबको ये वाला? ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। In the figure shown, the force between dipole and point charge is F. If distance between dipole and point charge is doubled, then find new force between them. F/8 हाँ जी, F/8 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 बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली पहली बात तो इनके बीच में फोर्स कितने लगेगी, देखो P की वजह से Q की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ना। ये क्या है, E क्या है यहाँ पे? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डायपोल एट लोकेशन ऑफ Q। और ये होगा कितना देखो, Q E 2 kp/x³। तो फोर्स कितनी हो जाएगी QE, तो कितनी हो जाएगी देखो 2 kpq/x³। तो नई फोर्स कितनी हो जाएगी 2 kpq, ये तो चेंज नहीं होंगे, ये 2x का क्यूब हो गया ना, तो 2 का क्यूब 8 हो गया बेसिकली, तो पुरानी फोर्स बाय 8 हो जाएगा। तो आंसर विल बी F/8 है ना, आंसर विल बी F/8। हाँ भाई, तो ये पॉइंट क्लियर है सबको? ठीक है जी, बढ़िया है जी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो जी। In the figure shown, locate the points where net electric field is 0 है ना, locate the points where net electric field is 0। एक डायपोल ये 8p है d डिस्टेंस पे, दूसरा डायपोल है p। मान लो ये a पॉइंट है, ये b पे रखा हुआ है एक्चुअली, बस यही है जी हमारा। तो D/3 सबसे पहले तो ये देखो ना कि एक्चुअली मान लो कि यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं सपोज, एक पॉइंट ये ले लो जैसे, है ना P1, एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया P2, और एक पॉइंट आपने यहाँ ले लिया P3। तो मुझे एक चीज बताओ
कि जैसे ये तीनों पॉइंट्स एक्सियल पॉइंट्स हैं दोनों डायपोल्स के लिए, तो जो बी वाला है हमारे पास उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट्स पे किस तरफ होएगा, देखो लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड होएगा, और ए वाले का तीनों पॉइंट्स पे राइट राइट साइड। साइड पे। राइट साइड। तो अगर आप डायरेक्शन वाइज देखो तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड तो नो डाउट अपोजिट डायरेक्शन में ही है सब जगह पे। यस सर। इस डायग्राम में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर हो सकते हैं? भाई देखो कैंसिलेशन इफेक्ट तो सभी जगह आया हुआ है ना, क्यों भाई? कैंसिलेशन इफेक्ट क्या हुआ है, सभी जगह आया हुआ है एक्चुअली, लेकिन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो सकते हैं? चलो ऐसे पूछते हैं, P1 पे कैंसिल हो सकते हैं, यस P2 पे, यस सर। P3 पे, नो सर। नो P3 पे नहीं हो सकते। पता है क्यों? देखो P3 पॉइंट ना बी वाले डायपोल के नजदीक है। बी वाला डायपोल ना डायपोल मूवमेंट में बड़ा है। अब डायपोल का फील्ड क्या होता है किस्म से 2kp/r³। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों डायपोल्स के लिए 2kp/r³ वाला टर्म सेम आए, यानी p/r³ वाला टर्म सेम आए, तो जिसकी डायपोल मूवमेंट छोटी है उसके लिए r भी छोटा होना चाहिए, तभी रेशियो को आप क्या कर सकोगे, बराबर कर सकोगे। तो यानी यहाँ पे जो न्यूट्रल पॉइंट्स आएंगे वो छोटे डायपोल के नजदीक आ सकते हैं, चाहे वो राइट में आ जाए उसके लेफ्ट में आ जाए, बड़े डायपोल के नजदीक नहीं आ सकते। तो P3 पे नहीं आ सकते एक्चुअली। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी 0 एट P1 एंड P2। अब एक चीज बताओ, मान लो P1 वाले के लिए आपने डिस्टेंस y ले लिया, तो आपको करना तो यही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ए का और बी का क्या कर देना है जी आपने, बराबर। ए का फील्ड कितना आएगा, देखो वहां पे 2kp/y³, और बी से डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d+y। हाँ जी, d+y, उसका क्यूब हो गया एक्चुअली। देखो ये 2kp तो कट जाना जी यहाँ से, तो ये d+y किसके बराबर आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट ले लो, 2y हो गया, तो y यहाँ से d के बराबर आ गया एक्चुअली। तो एक तो ये रिजल्ट आ गया एक्चुअली। इसी तरह से अगर मैं P2 के लिए देखूं, फॉर P2 मान लो ये x है डिस्टेंस, तो फिर दूसरे वाला क्या हो गया, d-x। तो ये बन जाएगा ना EA इक्वल टू EB। अगर आप करोगे तो आप लिखोगे ना 2kp/x³, और यहाँ हो जाएगा 2k 8p/d-x का क्यूब। तो यहां से अगर आप देखेंगे ये आ गया जी मेरे पास, तो यहाँ से d-x किसके बराबर हो गया, 2x, तो d की वैल्यू किसके बराबर होगी, 3x, तो x की वैल्यू क्या हो गई, d/3, है ना, वैल्यू ऑफ x इज d/3। समझ में आ गया बेटा जी, क्लियर है जी? सर हाँ जी, सर आपने P3 पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिली, वो पॉइंट प्लीज बता सकते हो आप इसे? P3 पे ना एक्चुअली जो ये B वाला डायपोल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा रहेगा, क्योंकि डायपोल भी बड़ा है और डिस्टेंस भी कम है। जब मैग्नीट्यूड वाइज वो कभी कैंसिल ही नहीं हो पाएंगे एक्चुअली। या फिर एक काम करो ना, छोड़ो, आप मान लो कि P3 पे भी कुछ लेके ना डिस्टेंस, मान लो Z लेके सॉल्व करके देखो, आप आ रहा है आपका आंसर, नहीं आ पाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा एक्चुअली, रूट नेगेटिव का रूट आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्चुअली। करके देख लो, समझ रहे हो? वैसे भी आप यही देख लो, मान लो आपने Z डिस्टेंस ले लिया, तो ये Z हो गया वहां पे 2k 8p/z का क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 2kp/d+z का क्यूब। तो आप सोच के देखो कि यहाँ पे बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर है, और यहाँ बड़ा है ऊपर, तो वो पॉसिबल हो पाएगा, हो ही नहीं पाएगा एक्चुअली। करके देख लो आप एक्चुअली, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखो जी। सर हाँ जी, सर ये P2 वाला पॉइंट एक बार दोबारा बता दो सर, क्लियर। कौन सा पॉइंट? सर जो आप अभी बता रहे थे d-x और x। इसमें क्या बताऊं, इसमें तो सॉल्व ही किया मैंने बस। अगर P2 का डिस्टेंस A से x है तो फिर B से कितना हुआ, d-x है। द डाउट क्या है एक्चुअली आपको? सर इसमें फिर दोनों पॉइंट्स पॉसिबल होंगे P1 और
हाँ तो दो आंसर्स आ गए, उसमें क्या दिक्कत है ना? दो आंसर्स नहीं आ सकते, ऐसा कोई रूल थोड़ी है। इन द फिगर शोन फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज। मैग्नीट्यूड निकालना है खाली, दैट्स इट। यू जस्ट नीड टू फाइंड द मैग्नीट्यूड। सर जी सर आज क्लास के एंड में जो आपने कल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल वाला बताया था ना मेथड, वो यार उससे पहले वाला यूज कर लो ना यार, जो उससे पहले वाला के किसी भी पॉइंट पे देख लो डायरेक्शन, वो उससे एग्जैक्ट पता चल जाती है। चलो जी आंसर बताओ इसका क्या आएगा। ओके सर। जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? KP/R cube KP by R cube 3 cube cos into under root 3 cos theta plus 1. थीटा प्लस 1। तो ये हो जाएगा k 9 इंटू 10⁻9। p कितना हो गया 5 इंटू 10⁻−9 डिवाइड बाय r क्यूब, कितना हो गया 3 का क्यूब। वेरी गुड जी। अंदर क्या है बेटा देख, 3 cos स्क्वायर 37 डिग्री प्लस 1, यही हो गया ना। ये ना 9 है एक्चुअली, तो यहाँ पे 3 बचेगा एक्चुअली, तो एक तो ये कट जाएगा देखो, यहाँ पे 3 बचेगा एक्चुअली, तो ये 5/3 बचेगा। अंदर कितना है देखो 3 इंटू cos 37 कितना होता है 4/5। 4/5। 4/5। ये आ गया देखो यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये वैल्यू देखो कितनी आएगी 5/3, अंदर आ गया 48, 25 √73, और नीचे वो 25 का रूट करेंगे तो 5, ये कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा √73/3 न्यूटन पर कूलम। हाँ भाई देख लो, क्लियर है सबको, ये वैल्यू डाली है, वैसे तो मैंने कुछ भी नहीं किया खास। अगला देखो जी क्वेश्चन नंबर 6। इन द फिगर शोन फाइंड एंगल थीटा if electric field at point O is perpendicular to dipole moment, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O is perpendicular to dipole moment। ये एंगल थीटा एक्चुअली, तो हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो डायपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये पॉइंट O है एक्चुअली। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे ये एंगल थीटा कितना है, ठीक है ना। हाउ मच इज एंगल थीटा।
सर tan थीटा इक्वल टू √2। हाँ जी, tan थीटा इक्वल्स टू √2। ठीक है जी। देखें, एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अल्फा कितना हो गया, हम इसको बोलते थे ना अल्फा, और ये वाला एंगल क्या बोलते थे हम लोग, बीटा। तो अल्फा हो गया बेटा 90 डिग्री, जो कि बीटा प्लस थीटा के बराबर हो गया। तो बीटा वैल्यू किसके बराबर होगी, 90 माइनस थीटा। ऑल्सो हमने tan बीटा का एक रिलेशन निकाला था, किसके बराबर निकाला था, tan थीटा बाय 2। हाफ tan थीटा। तो बीटा की जगह क्या लिख दूं मैं, 90 माइनस थीटा, ये हो गया हाफ tan थीटा। tan 90 माइनस थीटा ना cot थीटा हो जाता है, फिर ये हाफ tan थीटा, फिर इसको 1/tan थीटा ही लिख सकते हैं, cot थीटा को लिख तो सकते हैं भाई, क्यों भाई, उल्टा ही होता है ना cos थीटा cot थीटा tan थीटा का। फिर यहाँ से tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 2k। तो tan थीटा किसके बराबर हुआ, √2k, और थीटा किसके बराबर हो गया किस्म से, tan इनवर्स √2। तो थीटा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स √2। हाँ भाई, समझ में आई होती है, क्लियर है जी, यस सर। ये हो गया देखो एक्शन, ठीक है जी। तो खैर देखो, डायपोल के ना इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के तो खैर इसी तरह के क्वेश्चंस रहते हैं एक्चुअली। अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना जी, इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले थोड़ा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं एक्चुअली। तो हम अगर एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो कैसे बिहेव करेगा, ये हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, तो मान लो ये मेरा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ई, ठीक है बेटा जी। और फिर मैंने क्या किया कि इसके अंदर एक डायपोल रख दिया, देखो ऐसे। ये जो मैंने डायपोल लिया, इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ है और नेगेटिव चार्ज यहाँ है, डिस्टेंस d है। अच्छा, इसकी जो डायपोल मोमेंट आएगी वो किस तरफ आएगी, ऐसे आएगी डायपोल मोमेंट। ये जो डायपोल मोमेंट है, ये डायपोल मोमेंट है p लेट से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रही है फिलहाल, अभी थीटा एंगल बना रही है एक्चुअली। तो डायपोल आपने ऐसे रखा हुआ है एक्चुअली। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो चार्जेस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे सर। करेंगे। Q वाला किधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, राइट साइड को। राइट साइड। और माइनस Q वाला लेफ्ट साइड को। लेफ्ट साइड को। तो ये फोर्स होगी FQE, हो गई जी। है तो ये भी है FE मैग्नीट्यूड में। नेट फोर्स कितनी है, हाँ जी, कितनी है नेट फोर्स डायपोल पे, 0। जीरो। बिल्कुल सही बात है। देखिए, in uniform electric field net force on electric dipole is 0, which means an electric dipole is in translational equilibrium, है ना जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो हमेशा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहता है। पर एक चीज बताओ, ये तो चलो बात ठीक है, पर क्या यहाँ पे फोर्स नहीं लग रही, या फोर्सेस जो लग रही थी वो कैंसिल होगी, फोर्सेस लग रही थी वो कैंसिल हो गई।
जब भी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस लगती है तो क्या बनती है जी? कपल टॉर्क नेट टॉर्क आती है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन टू इक्वल एंड opposite forces separated by a distance acts on a body, couple is formed. In that case net torque आप क्या लिख सकते हो? F into T. Either force into couple arm. डिस्टेंस perpendicular distance between forces. ये लिखोगे जी? Yes sir. ठीक है जी। यहाँ पे फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है देखो, जो ऊपर वाली फोर्स है उसका लाइन ऑफ एक्शन देख लो किधर को जा रहा है। ये है ना जो ऊपर वाली फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला नहीं हो जाएगा? देखो ये हो डी साइन जाएगा, थीटा है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एंगल थीटा है आपका, तो ये कितना हो गया? डी साइन थीटा। D sin. तो इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है आपके पास वो कितना है देखो यहाँ पे एफ, और ये कितना हो गया? D sin theta. डी साइन थीटा। यही हो गया ना एक्चुअली, एफ इंटू डी साइन थीटा। यहाँ पे तो क्लियर है जी सबको ये। अब एक चीज बताओ यहाँ पे एफ किसके बराबर है? क्यूई के। क्यूई QE बड़ी अच्छी बात है जी। और एफ हो गया टॉर्क हो गया, सॉरी सीधा टॉर्क ही लिख लो ना, टॉर्क हो गया क्यूई इंटू डी साइन थीटा। और भी लिख सकते हैं क्यू डी इंटू एफ साइन थीटा। और क्यू डी क्या हो जाएगा देखो डायग्राम में? सर डाइपोल। सर ई रह गया अच्छा ये ई था एक्चुअली, एफ नहीं था। हाँ जी, क्यू डी इंटू ई साइन थीटा। तो क्यू डी हो गया डायपोल मोमेंट, तो पी ई साइन थीटा। यही हो गया ना एक्चुअली। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे डायपोल पे टॉर्क लग रही है वो मैग्नीट्यूड में इस एक्सप्रेशन से दी जा रही है। तो ये क्या है जी? टॉर्क ऑन डायपोल, ठीक है जी। और व्हाट इज दिस? डायपोल मोमेंट। व्हाट इज दिस? Electric field. Electric field. And what is this? एंगल ऑफ डाइपोल That Angle between dipole moment and electric field. यस सर है ना जी। अच्छा आप इस टॉर्क का सेंस बता सकते हो कैसा होएगा? मतलब ये टॉर्क कर क्या रही है यहाँ पे? मतलब इसको घुमाने की कोशिश कर रही है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज तो यहाँ पे एक किस्म से टॉर्क जो लग रही है ना वो बेसिकली इस डायपोल मूवमेंट को ना इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो इन वेक्टर फॉर्म, यानी अगर मैं लिखूं इसको इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म ये टॉर्क लिखी जाएगी एज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। ये P क्रॉस E क्यों है, E क्रॉस P क्यों नहीं है, वो हमने डायरेक्शन वहां से देख ली ना, कि अगर आप P क्रॉस E लोगे तो टॉर्क आएगी क्लॉकवाइज, और अगर आप E क्रॉस P लोगे तो टॉर्क आएगी एंटी क्लॉकवाइज। पर डायग्राम के हिसाब से टॉर्क कैसी होनी चाहिए? क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश कर रही है ना, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेटली क्या आना चाहिए? P क्रॉस E। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो डायपोल है ना उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन एक टॉर्क जरूर लगती है। एक और चीज देखो, टॉर्क में ना यहाँ पे पीई साइन थीटा आ रहा है एक्चुअली, ये जीरो भी तो हो सकता है एक्चुअली। तो यानी कि डायपोल ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में तो है ही है, बट वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी हो सकता है। कब होएगा देखो जी, रोटेशनल equilibrium of dipole in uniform
इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा एक चीज देखो, हम ये बोल सकते हैं कि फॉर रोटेशनल इक्विलिब्रियम, सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। और क्या हो जाएगी जी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब पीई साइन थीटा जीरो हो गए या साइन थीटा जीरो हो गए, है ना भाई। इसका मतलब थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 डिग्री या 180 डिग्री। 180 डिग्री। इसका मतलब कि जब भी डायपोल मूवमेंट 0 डिग्री होगी या 180 डिग्री होगी, तब हमारे पास डायपोल जो है बेसिकली वो क्या होएगा, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा, है ना। इट विल बी इन द रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम। यहाँ पे वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है, उस चीज को हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाएंगे जी एक्चुअली। देखो जी, जब थीटा 0 डिग्री है ना जी, जब थीटा 0 डिग्री है, तो वहां पे पता है क्या होता है कि डायपोल मूवमेंट किसके पैरेलल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। और जब वही थीटा किसके बराबर है, 180 डिग्री के, तो वहां पे जो डायपोल मूवमेंट है दैट विल बी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि हेयर डायपोल मूवमेंट इज parallel to electric field, and here dipole moment is anti-parallel to electric field, है ना, anti-parallel to electric field एक्चुअली। ठीक है जी। तो यानी जब भी डायपोल मूवमेंट पैरेलल होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के या एंटी पैरेलल होगी, उसके ऊपर टॉर्क क्या हो जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी एक्चुअली। ठीक है, फोर्स यहाँ पे डेफिनेटली हमेशा जीरो ही है। अब एक और चीज बताओ एक्चुअली, क्या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है कि नहीं होता है? यस सर। यस कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डिफाइन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं सर। यस सर। तो इसका मतलब कर सकते हैं, इसका मतलब इस डायपोल के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन की जा सकती है ना यहाँ पे, यस है ना। सर। यस ठीक है, सर। कर लेते हैं जी फिर। देखो जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लो जी, ये मान लो हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है जी। अब हमें चाहिएगा एक डायपोल। तो एक डायपोल बनाएंगे हम लोग, देखो
जिसके एक डायपोल मोमेंट दिखाएंगे एक्चुअली हम लोग। ये इसकी डायपोल मोमेंट है, उसकी डायरेक्शन मैंने दिखा दी डायपोल मोमेंट की। ठीक है जी। अब ये डायपोल तुमने रख दिया इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, देखो रख दिया जी। हम इस डायपोल को थोड़ा रोटेट कर देंगे, थोड़ा सा और कर दो, देखो रोटेट। अब जरा एक चीज देखो, एक्चुअली हमारा जो डायपोल था ना पहले, मान लो उसकी डायपोल मोमेंट कितना एंगल बना रही थी, थीटा एंगल बना रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ठीक है, तो एक चीज बताओ, यहाँ पे टॉर्क कितनी लग रही होगी एक्चुअली? सिंपली पीई साइन थीटा। फिर हमने डायपोल को छोड़ दिया, और डायपोल जब छोड़ दिया तो डायपोल क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया बाय स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कितनी दी? डी थीटा, डी थीटा डैश, डी थीटा डैश एक्चुअली, क्योंकि ना टॉर्क यहाँ पे वेरिएबल होगी ना, थीटा पे डिपेंड करेगी। तो आपको देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगी? वर्क डन से। तो वर्क डन निकालने के लिए आप स्मॉल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेके फिर निकालेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा डैश, कितना हो जाएगा जी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन? टॉर्क इनटू डी थीटा डैश, यही हो जाएगा। टॉर्क कितनी है बेटा मेरे पास, देख ई साइन थीटा, और ये कितना हो गया देख, डी थीटा डैश। हेयर डायग्राम में देखो जरा ध्यान से, ये वाला एंगल डी थीटा होगा एक्चुअली, है ना? जितना चेंज हो रहा है डी थीटा, देखो थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, तो डी थीटा भी कैसे होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। डी थीटा और डी थीटा डैश दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे सर। फर्क क्या है दोनों में? डायरेक्शंस का। क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर मैं डी थीटा को माइनस डी थीटा डैश लिख दूं? यस सर। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। तो डी डब्ल्यू देखो मेरा किसके बराबर हो गया? माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। ये ना लिखना जरूरी था, क्योंकि जब तक यहाँ पे थीटा और थीटा डैश है तब तक मैं इंटीग्रेट नहीं कर सकता ना। इंटीग्रेट तो तभी कर सकते हैं ना आप जब, क्या भाई, सिंगल वेरिएबल हो। अब कर दो जी इसको इंटीग्रेट उठा के, साइन थीटा डी थीटा। मान लो थीटा इनिशियल से थीटा फाइनल कर रहे हो आप। हाँ भाई, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता भाई? माइनस कॉस माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा हो गया भैया, बड़ी अच्छी बात है यार। अब एक चीज बताओ, ये माइनस को बाहर ले लो तो ये प्लस पी नहीं आ गया? यस कॉस थीटा, थीटा इनिशियल थीटा फाइनल। अब लिमिट्स डालेंगे इसके अंदर, कैसे डालेंगे? पहले थीटा की जगह थीटा फाइनल रख देंगे, फिर माइनस करके, हाँ भाई माइनस करके क्या करेंगे? इनिशियल। हाँ इनिशियल रख देंगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बच्चे तुम लोग। तो ये आ गया पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। ये हमारे पास क्या आया एक्चुअली? ये हमारे पास आ गया वर्क डन। किसका वर्क डन? बाय इलेक्ट्रिक फील्ड in rotating the dipole by definition. अगर आपको याद हो, चेंज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स होती है नहीं होती है, जो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ऊपर माइनस साइन लगा दो, सो माइनस पीई कॉस थीटा फाइनल माइनस कॉस थीटा इनिशियल। यही आ गया ना जी? क्यों भाई? यस सर। वी गॉट दिस। समझ आई बात बेटा जी?
cos थीटा फाइनल माइनस cos थीटा इनिशियल। सो वी गॉट दिस एक्चुअली, ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। देखो cos थीटा फाइनल cos थीटा इनिशियल। लेकिन ना पोटेंशियल एनर्जी में रेफरेंस लेना भी जरूरी होता है नहीं होता, बताओ जरूरी होता है। Yes, Yes, sir. sir. तो here we take standard reference for zero potential energy when angle between dipole moment and electric field is 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे ले लेते हैं। इसका मतलब पता है क्या हुआ कि अगर आप इनिशियल थीटा को 90 डिग्री ले लो तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। उस केस में फाइनल थीटा को थीटा बोल दो एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को यू बोल दो। तो इन लिमिटेशंस के साथ या इन सब्स्टिट्यूशंस के साथ ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, देखो u माइनस 0 माइनस पीई कॉस थीटा माइनस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री भी क्या हो जाता है, 0। तो ये सिंपली किसके बराबर आ गया, माइनस पी कॉस थीटा, या इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डॉट ई। एक इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई, देखो माइनस पी डॉट ई। हाँ भाई समझ में आ गई बात ये। Yes, sir. Yes, ना sir. यहाँ पे एक और चीज है, देखो हमने पीछे क्या डिस्कस किया, हमने देखो पीछे यहाँ पे ये डिस्कस किया कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम दो एंगल्स पे आ रहा है, 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। ट्रांसलेशनल सब जगह है, इसका मतलब 0 डिग्री और 180 डिग्री कंप्लीट इक्विलिब्रियम हो गया ना। जब इक्विलिब्रियम होता है किसी बॉडी का कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर, या तो वो इक्विलिब्रियम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है या न्यूट्रल होता है। तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि 0 डिग्री 180 डिग्री पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एक्चुअली वो पता कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन से पता चल जाएगा एक्चुअली। देखो इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है जी, इक्विलिब्रियम ऑफ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब क्या बोलोगे, देखो एट थीटा इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इक्वल टू 180 डिग्री द डायपोल इज इन, क्या बोलेंगे जी, कंप्लीट इक्विलिब्रियम। ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना होता है, देखो माइनस पी कॉस थीटा। अब इन चीजों को ना हम लोग लगा के देखते हैं, 0 डिग्री पे क्या सिचुएशन बन रही है और 180 डिग्री पे क्या बन रही है। समझ आई बात मेरी, बना के देखते हैं चलो। तो यहां पे अगर मैं ले लूं कि जब 0 डिग्री है तो ये डायग्राम में देखो क्या चेंजेस आएंगे, माइनस और ये प्लस, और डायपोल मोमेंट आगे इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल। और जब यही एंगल आप 180 डिग्री ले लोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे प्लस, ये माइनस, और डायपोल मोमेंट क्या ले लोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटी पैरेलल। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, देखो एंगल 0 डिग्री हो गया ना, माइनस पीई कॉस 0 डिग्री विच इज नथिंग बट माइनस पीई। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, माइनस पीई कॉस 180 डिग्री, किसके बराबर हो गया,
प्लस पीई। प्लस पी आ गया एक्चुअली। तो यहां पे ये बोल सकते हैं ना भैया हेयर potential energy is minimum, hence equilibrium is stable। और यहां पे क्या बोलेंगे, here potential energy is maximum, hence equilibrium is अनस्टेबल। अनस्टेबल एक्चुअली। तो यानी कि यहाँ पे दो इक्विलिब्रियम आ रहे थे हमारे पास, कंप्लीट इक्विलिब्रियम 0 डिग्री और 180 डिग्री पे। तो 0 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और 180 डिग्री वाला इक्विलिब्रियम क्या है जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है जी। तो देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब ऑब्वियसली कई सारी कंसेप्चुअल चीजें भी हैं और न्यूमेरिकल चीजें भी हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप डायपोल रखेंगे उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमेशा रहेगा, लेकिन टॉर्क लगेगी। टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा पी साइन थीटा, या वेक्टर फॉर्म में पी क्रॉस ई लिख सकते हैं। उसी डायपोल की हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, दैट विल बी माइनस पीई कॉस थीटा या माइनस पी डॉट टी। ठीक है जी, जहां पे हमने थीटा 90 डिग्री को स्टैंडर्ड रेफरेंस लिया हुआ है कि जब डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी टेकन एज जीरो। फिर हमने ये देखा कि 0 डिग्री और 180 डिग्री कंप्लीट इक्विलिब्रियम होते हैं, क्योंकि वहां पे टॉर्क भी जीरो हो जाती है, फोर्स तो पहले से जीरो थी। उसमें से 0 डिग्री वाला स्टेबल इक्विलिब्रियम निकल जाता है और 180 डिग्री वाला क्या निकल जाता है हमारा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बेटा जी, क्लियर है जी सबको ये वाला, वेरी गुड जी। इसके ऊपर आपको कई क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ये वाले टॉपिक के ऊपर हम लोग कर लेते हैं जो जो जिस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। An electric dipole with dipole moment P is in stable equilibrium in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड E। ठीक है जी, फाइंड वर्क डन इन रोटेटिंग द डायपोल स्लोली थ्रू 180 डिग्री, है ना, स्लोली थ्रू 180 डिग्री। ठीक है भाई। सर -2 PE। -2P। अच्छा जी, कैसे सर इनिशियली वो उसके डायरेक्शन में होगा क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी PE। स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में इनिशियल -PE। पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी -P, यस सर। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी +P। बट सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ जो वर्क डन पूछा गया है किसका पूछा गया, एक्सटर्नल एजेंट का या इलेक्ट्रिक फील्ड का? इलेक्ट्रिक फील्ड का सर। कैसे, आपको कैसे पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछा हुआ है? पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट ही क्यों करेगा, स्टेबल से अनस्टेबल क्यों लेके जाएगा उसको? रादर अगर वो स्टेबल पे है तो उसको तुम्हें रोटेट करके अनस्टेबल पे तुम्हें लेके जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको स्टेबल में ही रखना चाहेगा एक्चुअली। तो एक्सटर्नल का पूछा हुआ, लिखा दो वर्क डन इन रोटेटिंग। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का पूछते ना तो साफ लिखते वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन व्हेन द डायपोल इज रोटेटेड स्लोली थ्रू 180 डिग्री। तो यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट का पूछा हुआ है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम से एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए, और ये जीरो है। जीरो क्यों है? क्योंकि आप स्लोली रोटेट कर रहे हो, स्लोली रोटेशन पे काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड,
और ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। तो यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल माइनस इनिशियल हो जाएगा। फाइनल कितनी है P, इनिशियल कितनी है पोटेंशियल एनर्जी माइनस P। तो हमसे जो पूछा गया एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन वो किसके बराबर हो गया बेटा, 2PE के बराबर हो गया। हाँ भाई, और समझ में आई बात सबको, ये क्लियर है जी? Yes, sir. ध्यान रखना, एक्चुअली बच्चे कई बार क्या करते हैं ना, जैसे फील्ड का पूछो तो एक्सटर्नल का निकाल रहे होते हैं, एक्सटर्नल का पूछो तो फील्ड का निकाल रहे होते हैं। दोनों में फर्क इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ एक माइनस साइन का होएगा, दैट्स इट। बट वही फर्क सही और गलत आंसर का भी होएगा। क्वेश्चन नंबर 2, two dipoles with dipole moments P and √3P are joined rigidly at right angle. The arrangement is placed in uniform electric field as shown. Find angle theta for equilibrium. ये √3P वाला डायपोल है और ये P वाला डायपोल है। ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है और ये वाला एंगल थीटा मैंने निकालना है। दैट्स इट। हाँ जी बेटा जी, कितना आंसर आएगा? अच्छी चीज बताओ एक्चुअली। इक्विलिब्रियम के टॉर्क क्या होनी चाहिए बताओ भाई? एंगल 0 या 180 होना चाहिए। 180 डिग्री। नहीं, फॉर इक्विलिब्रियम टॉर्क शुड बी 0। ठीक है। अच्छा, जैसे यहाँ पे दो डायपोल जुड़े हुए हैं तो यानी यहाँ पे बोल सकते हैं ना, जो टॉर्क P पे लग रही है और जो टॉर्क √3P पे लग रही है वो बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, P वाली डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना है? थीटा, P sin थीटा।
ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो ये वाली टॉर्क कितनी हो जाएगी √3p ई साइन 90 माइनस थीटा। देखो जी पी तो कट गया यहाँ से, ये आ गया साइन थीटा। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है कॉस थीटा के। थीटा तो टेन थीटा कितना हो गया √3, √3 तो थीटा कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री। वैसा भी इसको एक और तरीके से भी कर सकते थे, जैसे आप बोल रहे थे ना, इन दोनों की रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट किधर होनी चाहिए 0 डिग्री पे, समझ रहे हो, तो ये होनी चाहिए। तो वहां से भी कर सकते थे ना, टेन थीटा फिर कितना हो जाएगा √3p डिवाइड बाय p, तो वहां से टेन थीटा डायरेक्टली किसके बराबर हो जाएगा। हाँ भाई समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आई है ना। नेट डायपोल मोमेंट मस्ट बी अलोंग ई, तो वहां से भी आप कर सकते थे ना डायरेक्टली, टेन थीटा किसके बराबर हो गया देखो √3p बाय p, √3 हो गया ना, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। समझ में आई। तो वैसे कर लो जैसे कर लो कि दोनों पे इंडिपेंडेंटली टॉर्क निकाल के बैलेंस करा दो, या ये बोल दो कि नेट पे टॉर्क नहीं लग रही, मतलब नेट डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होनी चाहिए। ठीक है भाई, चलो जी। सर हाँ जी, सर दोनों के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को भी इक्वल कर सकते थे। क्या कंपोनेंट्स को। सर पी वाले का पी साइन थीटा और उसका √3p cos थीटा। हाँ कर सकते हैं, क्योंकि नेट डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट बैलेंस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो जी। An electric dipole is placed in uniform electric field in stable equilibrium, है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। वर्क डन in rotating the dipole through 37 degrees slowly is 10 joule. Find torque required to hold the dipole in that position. बताइए जी आंसर कितना आएगा बेटा।
सर 10/3। देखें, हाँ ठीक सा लग रहा है। देखो एक्चुअली अब एक चीज देखो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय फील्ड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो कि 0 है। इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय फील्ड which will be change in potential energy, मतलब final minus initial. How much is final potential energy over here? minus PE cos 37 डिग्री, और इनिशियल कितनी है, सिंपली माइनस PE। तो आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, अगर आप यहाँ से PE कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 37 डिग्री, और ये मुझे 10 दिया हुआ एक्चुअली क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा PE cos 37 हो गया 4/5। तो यहां से PE/5 हो गया 10, तो PE किसके बराबर हो गया बेटा, 50 के बराबर हो गया एक्चुअली। अब वहां पे टॉर्क कितनी रिक्वायर्ड होगी भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क कितनी लगा रहा होगा, PE sin 37 लगा रहा है कि नहीं लगा रहेगा, लगा रहेगा। तो आपको कितनी टॉर्क रिक्वायर्ड होगी, उतनी टॉर्क लगानी पड़ेगी ना उल्टी डायरेक्शन में, तभी क्या कर पाओगे आप एक्चुअली, बैलेंस कर पाओगे। तभी आप क्या कर पाओगे जी, उसको बैलेंस कर पाओगे। अब P की वैल्यू आपने कितनी निकाल ली बताओ, 50 है जी 50। तो यहाँ पे डाल दो भाई 50। sin 37 कितना होता भाई, 3/5। 3/5, तो ये 30 न्यूटन मीटर नहीं आ गया। आई बात समझे नहीं समझ आई? यस सर। क्लियर है? एक्चुअली हमें पी और ई नहीं दिया हुआ था ना क्वेश्चन में, तो इसलिए हमारे को फिर आंसर में पी को एलिमिनेट करना था एक्चुअली। अच्छा देखो, ये ना जो डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये मैंने करा दिया एक्चुअली आपको, है ना, डायपोल, डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड, डायपोल मूवमेंट, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल में ना एक छोटा सा टॉपिक रहता है ना, उसके लेकिन बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होते एक्चुअली, वो होता है डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। छोटा सा टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन आप डायपोल के जहां जहां जो जो क्वेश्चंस है ना वो कर देगा। मतलब 99% क्वेश्चंस इसी टॉपिक के होते हैं जो हमने कर लिया। वो डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के आरपीएस और असाइनमेंट में आपको कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा एक आधा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव में एक दो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो मतलब कुल मिला के ना मेरे को लगता नहीं कि 4 या 5 क्वेश्चन से ज्यादा होंगे जो टॉपिक हमारा बचा हुआ है एक्चुअली। तो उसको उसके चक्कर में आप बाकी जो 50-60 क्वेश्चंस होंगे वो मत छोड़ देना एक्चुअली, वो सारे कर लेना आप एक्चुअली। जो नहीं होएगा वो तो वैसे भी नहीं होएगा ना, ऐसा थोड़ी है कि जो टॉपिक हमारा हो गया इसके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो वो क्वेश्चन छूटेंगे तो ये 5 क्वेश्चन इसके भी अपने आप ही छूट जाएंगे, होंगे ही नहीं सॉल्व, वो है ना, होंगे ही नहीं। आंसर देखने के बाद भी नहीं पता चलेगा करना कैसे है, तो वो मैं बताऊंगा कि कैसे करना है अगली क्लास में, ठीक है जी। तो कर लेना लेकिन जरूर उसको, ठीक है जी। हाँ जी सर, कल को क्या क्या डिस्कस करवाओगे? अगर डाउट क्लास होगी तो जितना हो गया उतना डिस्कस कराएंगे भैया, सीधा सा रूल है एक्चुअली। आज तक जितना हो गया वो ही डिस्कस करूंगा कल। पहले आरपीएस, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर असाइनमेंट। सीक्वेंस बता सकता हूँ, आरपीएस, ऑब्जेक्टिव एंड देन असाइनमेंट, ठीक है। या असाइनमेंट छोड़ भी सकते हैं क्योंकि आरपीएस ऑब्जेक्टिव में ही काफी टाइम निकल जाएगा एक्चुअली, ठीक है। असाइनमेंट लास्ट डे के लिए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो आप देख लेना। चलो जी, ओके जी, फिर धन्यवाद जी, गॉड ब्लेस यू सर। सर।